मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था कैसे सीमित कर देती है। किसी भी संसदीय सीट पर चुनाव के समय में खर्च करने की जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उनकी अपर लिमिट क्या है। भोपाल के बारे में कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में भोपाल 3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस था, पर्दा, गर्दा और जर्दा। आप इन तीनों का अर्थ समझती हैं? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे कौन से पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो आप ट्रैकिंग से इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे? कम इन। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बैठ जाइए अनुश्री। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनुश्री वार्ष्णेय है, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरी एजुकेशन जो स्कूलिंग है और मेरी ग्रेजुएशन दोनों ही भोपाल में हुई है। स्कूल के समय पे मैंने अपने डायरेक्टरेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल थल सेना कैंप दिल्ली में किया है और ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की चयन प्रक्रिया में हूँ और मेरे इंटरेस्ट में आता है ट्रैकिंग करना एंड भरतनाट्यम करना। 2017 में आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। जी सर। 7 साल निकल गए हैं। जी सर। तब से सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, एमए क्यों नहीं किया? सर मैं कंटिन्यूसली चयन प्रक्रिया में रही हूँ। मैंने यूपीएससी 2019 एंड 21 के मेंस दिए हैं एंड 2020, 21 एंड 22 के मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश की मैंने दी है। तो मैं कंटिन्यूसली एक चयन प्रक्रिया में रही हूँ, जिस कारण मैं एक डेडिकेटेड अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए नहीं दे पाई हूँ। आपने मेंशन किया है कि आप राष्ट्रीय थल सेना में प्रतिनिधित्व किया है आपने। क्या आप एनसीसी की कैडेट रही हैं? कब से कब तक रही हैं? सर 9th एंड 10th क्लास में अराउंड 2010-11 में मैं रही हूँ। 9th और 10th में थी? जी सर। तो इसका मतलब आपके पास सर्टिफिकेट ए होना चाहिए एनसीसी? जी सर है। बी और सी नहीं होना चाहिए? नहीं सर। कॉलेज में क्यों छोड़ दिया एनसीसी? सर छोड़ा नहीं, जब मैं फाइनल ईयर कैंप में थी तभी वहाँ पे एनसीसी इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलेज में। स्टार्टिंग में नहीं था, इस वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। जो अवसर मिल नहीं पाया। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है? जी सर। और सब्सिडरी पेपर के रूप में ज्योग्राफी भी पढ़ा है? जी सर। तो ये बताएं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था कैसे सीमित कर देती है। ये उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा है जितना कि गुजरात या महाराष्ट्र कर पा रहे हैं। ओके सर, सेकेंड आई टेक सम टाइम। सर जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ उसमें सबसे फर्स्ट तो ये है कि हमारा क्योंकि एक लैंडलॉक स्टेट है, बॉर्डर्स जैसे कि काफ़ी सारे स्टेट्स का लगा हुआ है समुद्र से। ठीक है, तो एक है कि कोस्टल एरिया आपके पास नहीं है, तो निर्यातोन्मुख उद्योग नहीं विकसित हो पा रहे। यस सर। और सेकेंडली जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, प्लस एक ट्राइबल प्रधान हमारा स्टेट भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉज हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो नेट इंडस्ट्रियल एरिया आपका कम हो जा रहा है। जी सर। ठीक है। एंड थर्डली सर ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है एंड साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये थोड़ा सा वीक है। एंड हमारे यहाँ क्योंकि मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, बट उनकी जो रिफाइनिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डेवलप्ड नहीं है फ़िलहाल में। इस वजह से वो क्यों नहीं है? उसमें तो मानवीय कमी नज़र आ रही है। जब इतने सारे खनिज पूर्वी मध्य प्रदेश में हैं और कई कारखाने तो लगे हुए हैं, लेकिन उन कारखानों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। पुराने ढर्रे पे वो चल रहे हैं। जी सर, निश्चित तौर पे कुछ जो सेक्शंस ये जो कमियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो मिनरल सेक्टर है जहाँ पे रिफाइनिंग होनी चाहिए, वो कुछ सेक्टर अभी लैग करा हुआ है। बट मध्य प्रदेश सरकार इस डायरेक्शन में। तो ये स्पष्ट है कि जब हमारे पास तटरेखा नहीं है और निर्यातोन्मुख इकाई स्थापित करने में गुजरात या महाराष्ट्र जैसे, तमिलनाडु जैसे तटवर्ती इलाकों के मुकाबले दिक्कतें ज़्यादा हैं। जी सर। ये भी स्पष्ट है कि हमारे पास फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, जनजातीय समाज बड़ा है, तो हम उद्योग प्रधान आर्थिक रणनीति अपनाने में थोड़ा सा मुश्किल पाएंगे। तो हमने क्यों नहीं सेवा क्षेत्र को यहाँ वरीयता दी? सर्विस लेड ग्रोथ मध्य प्रदेश के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। जी सर, इसी डायरेक्शन में बताना चाहूँगी कि रिसेंटली मध्य प्रदेश जो सरकार है इन्हें टूरिज़्म स्टेट को मध्य प्रदेश को एज ए टूरिज़्म स्टेट डेवलप करने के लिए पॉलिसी में आगे बढ़ रहे हैं और रिसेंटली ट्विन सिटी कंसेप्ट भी दिया गया है इसी क्षेत्र में। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर है उसको भी एनहांस करा जा रहा है
कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो मैं देखती हूँ कि आने वाले कुछ साल में इस सेक्टर में एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है श्री, जीडीपी बता दीजिए अभी कितना है मध्य प्रदेश का, और उसका कॉम्पोजिशन सेक्टरल स्ट्रक्चर क्या है? सर फैक्चुअल डेटा मुझे रफली हाँ रफली बताइए, अराउंड। सर 13.22 लाख करोड़ एमपी की जीडीपी है। एंड जो सर उसमें कृषि का कितना है, इंडस्ट्री का शेयर कितना है, सर्विस सेक्टर? सर मेजरली 40-50% एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, एंड रफली अराउंड 25% इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एंड द रेस्ट हमारा सर्विस सेक्टर के द्वारा है। रेस्ट बताइए, कैलकुलेट करके कितना बना? जी सर, अराउंड 30-40%। 30-40 में 10% का फर्क है। जी सर। 30 या 40? सर समवेयर इन बिटवीन आई गेस। चल ठीक है अनुश्री। अनुश्री जी मैम। किसी भी संसदीय सीट पर जो खर्च करने की, चुनाव के समय में खर्च करने की जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उनकी अपर लिमिट क्या है? मैम एग्जैक्ट फिगर नहीं याद कर पा रही हूँ, रफली अराउंड मुझे याद है मैम 70 लाख पर कैंडिडेट आई थिंक सो फॉर लोकसभा है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अभी जो भोपाल बीएमसी है जी सर, उसके कमिश्नर कौन है? सॉरी मैम। मेयर कौन है भोपाल के? मेयर मैम है, और मैं नाम एग्जैक्ट मैम है, रिकलेक्ट नहीं कर पा रही। आप श्योर हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, अगर भारत में कोई व्यक्ति जो इंडियन फ्लैग है हमारा उसका अपमान करता है, उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? मैम एक सर्टेन एक्ट है नेशनल एम्बलम और नेशनल इंटरेस्ट में रिगार्डिंग जो भी अवहेलना करी जाती है नेशनल सिंबल्स की, उसके रिगार्डिंग एक एक्ट है, उसके अंदर एग्जैक्ट पनिशमेंट दी जाती है। क्या पनिशमेंट है मैम? आपको आइडिया नहीं? कोई बात नहीं। आप भोपाल से आती हैं। जी मैम। आप मुझे भोपाल के नवाब्स के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी मैम। मैम अराउंड 1727 में भोपाल के जो नवाब थे दोस्त मोहम्मद खान, उन्होंने भोपाल की जो रियासत थी डायनेस्टी उसकी इस्टेब्लिश करी, और लेटर ऑन जो भोपाल जाना जाता है नवाब्स यानी बेगम नवाब्स जो कि हैं, मेजरली वह रही हैं जो कुत्सिया बेगम, जिनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, वह रही हैं। वो फर्स्ट बेगम थी। सेकेंडली उनके बाद सिकंदर जहां बेगम रही हैं, उनकी जो पुत्री थी वह सुल्तान जहां, एंड देन लेटर ऑन कैकुशरो बेगम रही हैं, जिन्होंने मेजरली हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करा है। एंड जो लास्ट नवाब रहे हैं नवाब हमीदुल्ला खान जी, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रहा है इंडिया के साथ, उनने वो सेक्शन साइन किया था, जिसके बाद भोपाल का विलय हुआ। आपने गौहर महल विजिट किया है कभी? यस मैम। कुछ उसकी खासियत बता सकती हैं जो आपने अपनी आंखों से देखी हो? मैम मेजरली वो तो ओपन नहीं है अभी टूरिस्ट के लिए, बट जहाँ वहाँ पे जो एग्जीबिशंस रहती हैं मेजरली वही लगती हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ नैरो पैसेजेस रहते हैं ऊपर चढ़ने के, वो इस और जो सीढ़ियाँ रहती हैं वो काफ़ी ऊंची रहती हैं, मेजरली इसकी वजह से कि जो अटैक्स होते हैं उनसे सेफ्टी फीचर रहा। और जो गौहर महल है वो भोपाल तालाब जो है अपर लेक उसके बहुत पास में रहा है एकदम, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे वह उनका एक पर्सनल एरिया के रूप में डेवलप किया गया था, जहाँ पे जो नवाब बेगम थी वहाँ पे बाथिंग के लिए। और तो अभी गौहर महल का कितना हिस्सा है जो लोग देख सकते हैं और कितना हिस्सा है जो बंद है? मतलब मेरे ख्याल से तो गौहर महल पूरा ही खुला हुआ है, जहाँ पे लोग जाते हैं, एग्जीबिशंस तो पूरे गौहर महल में लगती हैं। मैम जितना मैं रिकलेक्ट कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि भोपाल के बारे में कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में भोपाल 3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस था, पर्दा, गर्दा और जर्दा। आप इन तीनों का अर्थ समझती हैं? मैम पर्दा तो आई कैन गेस कि वेल के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। एंड जर्दा मैं गेस कर सकती हूँ कि जो टोबैको के सेंस में, एंड सॉरी मैम गर्दा के। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बनने के बाद से लेके अब तक, या जो भी हिस्टोरिकल हम मध्य प्रदेश के बारे में जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे लेके अब तक आपके जो कोई 5 फेवरेट फीमेल पर्सनालिटीज़ हैं, महिला व्यक्तित्व हैं, जो आपको लगता है बहुत सशक्त हैं और आप उनको पसंद करती हैं, उनके बारे में बता दीजिए। मैम मध्य प्रदेश से ही? हाँ, मध्य प्रदेश से। मैम मैं रिसेंटली जितना कलेक्ट कर पा रही हूँ, हमारी जो एक पहली मुख्यमंत्री रही, फीमेल मुख्यमंत्री रही हैं, श्रीमती
उमा सिंह जी, उमा भारती सॉरी मैम, उनके बारे में। सेकेंडली हमारे यहाँ से जो स्पेशली हमारे गोविंदपुरा जो क्षेत्र है भोपाल का, वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी MLA श्रीमती कृष्णा गौर जी, उनके बारे में काफ़ी मैंने सुना है। एंड आपने सुना है या देखा है? मैं उनसे पर्सनली भी काफ़ी मिली हूँ। ठीक है, वो किस पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती हैं? जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं श्री बाबूलाल गौर जी, उनकी वह बहू। बाबूलाल गौर जी किस नंबर के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के? सॉरी मैम। ठीक है, दो हो गए। तीसरा अनुश्री, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मध्य प्रदेश के इतिहास से कोई भी महिला अच्छी नहीं लगती? ओके सॉरी मैम, मैंने समझा कि आप अभी नहीं, आपको मॉडर्न नहीं, इतिहास से लेके अब तक मैंने पूरा फील्ड ओपन किया है आपके लिए। जी मैम, तो मैं जो हमारे एंशिएंट की हमारी वीरांगनाएं रही हैं उनमें से जैसे कि रानी कमलापति हैं, ठीक है, रानी दुर्गावती हैं, एंड थर्डली जो मैं गौहर बेगम का भी नाम लेना चाहूँगी क्योंकि। थैंक यू सर। अनुश्री जी सर, आपके डैफ के हिसाब से आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। जी सर। किन रूट्स पे ट्रैकिंग की है अभी तक आपने? सर नॉर्मली मैं जो भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें करी है, एंड 3 मेजर ट्रैक मैंने करे हैं आउट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें केदारकंठा ट्रैक है, दियारा बुग्याल है, एंड खीर गंगा है। केदारकंठा ऑलमोस्ट कितने एल्टीट्यूड पे है? सर जब हम समिट करते हैं तो इट इज़ 12,900 फीट्स। ठीक है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे कौन से पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो आप ट्रैकिंग से इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगी? सबसे पहले तो सर डिसिप्लिन इनकलकेट करता है ट्रैकिंग। सेकेंडली लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़े अपने लिए और अपने टीम मेंबर्स के लिए, तो मैं ये क्वालिटीज़। ठीक है, ग्रेट। अनुश्री, वेरी रिसेंटली उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक लॉ पास किया है एंड एनैक्ट किया है। जी सर। इफ़ यू टॉक अबाउट UCC एज अ कॉन्सेप्ट, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं हमें रेफरेंस मिलता है? जी सर, जो आर्टिकल 40 है DPSP में, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं कि some people feel that it is a very regressive form of legislation and maybe not so good. तो किस प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है? सर फर्स्टली मैं ये देख सकती हूँ कि क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कुछ जो लॉज हैं वह उनको सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा। स्पेशली जो हमारे मुस्लिम सेक्शंस हैं वो उनके जो मैरिज के लॉज हैं और डाइवर्स के लॉज हैं वह उनके जो पर्सनल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड सेकेंडली जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेंस होता है, स्पेशली वो उस सेक्शन में भी चेंजेस करे जाएंगे। थर्डली सर जो हिंदू मैरिज एक्ट है एंड स्पेशल मैरिज एक्ट्स है, जो डिफरेंट मैरिज एक्ट्स बने हुए हैं, उनमें भी कुछ चेंजेस प्रिस्क्राइब ज़रूर होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोगों में डाउट ज़्यादा है। अनुश्री, ये बताइए कि इफ़ वी टॉक अबाउट रिलीजियस कन्वर्जन्स, धर्म परिवर्तन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ कहा गया है? जी सर। सर जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, उसमें यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपने रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकता है, पर उसमें ये क्लॉज भी डाला गया है कि कोई उसमें फोर्स्ड कन्वर्जन को मना किया गया है। कोई व्यक्ति अगर अपने मन से कन्वर्जन करना चाहता है तो वह उसमें कर सकता है। ओके, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कन्वर्जन्स या तो पैसे के प्रलोभन देकर भी कराए जाते हैं, एंड कई बार उन्हें फूडिंग एंड लॉजिंग का भी लोगों को लालच दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या आप मानेंगे कि वो कन्वर्जन स्वे इच्छा से हो रहा है? सर निश्चित तौर पे जैसे आपने बताया कि उसमें फाइनेंस का फैक्टर इन्वॉल्व है, और हम ऐसे देखते हैं क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ऐसी जनता है जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, तो हो सकता है वहाँ वो एक फैक्टर रहा हो कि जहाँ पर उनको फाइनेंशियली वो वीक हैं और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरी करने के लिए वह कन्वर्जन को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं मानूंगी कि एक तरीके का फोर्स्ड ही माना जाएगा क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है कन्वर्जन करने की। ठीक है। अनुश्री, ग्लास सीलिंग क्या होता है?
सर, जो ग्लास सीलिंग होता है ये जो वर्ड है ये स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में विमेन के लिए यूज़ करा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये अनसेड क्लॉज है कि सर्टन जो पोजीशंस होती है, स्पेशली जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे फीमेल को प्रेफर नहीं करा जाता और कुछ रीजंस देते हुए उनको उस पोस्ट पे प्रमोशन या अपॉइंट नहीं करा जाता। तो एक इनविजिबल सीलिंग है जो अनसेड है बट स्टिल एग्जिस्ट करती है। देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास क्लिफ। ओके, जानते हैं उसके बारे में? सर, ग्लास क्लिफ। सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अनुश्री, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जानती हैं आप? सर, मैं एग्जैक्ट रिकलेक्ट नहीं कर पा रही, बट आई कैन ट्राई। सर, विशाखा गाइडलाइंस जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ तो जो एक केस हुआ था 2013 के अराउंड, उनके बाद में जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और फीमेल लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस सेट करी गई थी, जिसका इनिशियल इंस्ट्रक्शन जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ से आया था। लेटर ऑन जो फाइनल गाइडलाइंस Okay, it is related to protection of women from sexual offences at workplaces. यस सर। Okay, thank you. अनुश्री, जी सर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना में कोई फ़र्क है या सिर्फ नाम का फ़र्क है? सर, मैं एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं जानती हूँ, बट आई कैन ट्राई। अच्छा, कन्या विवाह योजना में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सर, कन्या विवाह योजना जो है उसमें जो कन्याएं हैं जिनके पेरेंट्स इकोनॉमिकली वीकर हैं, और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि गर्ल्स को एक बोझ समझा जाता है फैमिलीज़ में, और उनके विवाह को तो एक उस धारणा से देखा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो जो सरकार है वो चाह रही है कि जो विवाह है उसका जो भी खर्च है, एक सामूहिक विवाह करके उसके खर्च को वहन करा जाए सरकार द्वारा, ताकि एक जो फैमिली पे बर्डन आ रहा है मैरिज को लेके वो ना जाए। सहायता राशि कितनी है? सर, रफली अराउंड 55,000। ओके, ठीक है। मालदीव्स के साथ भारत के कुछ तकरार चल रहे हैं, किसकी गलती है उसमें? छोटे छोटे देशों से भी हम अपने चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैं मानती हूँ कि एग्जैक्ट मिस्टेक तो नहीं निकाल सकते, बट शायद रिसेंटली वहाँ पे जो सरकार में परिवर्तन आया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा माना जा रहा है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा दूसरे कंट्रीज़ की तरफ लिंक्ड है, और एक इंडिया की तरफ एक थोड़ा सा उनके मन में संकोच कह सकते हैं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स अभी भी ऑन है, जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और ट्रैक 1 डिप्लोमेसी करी जाती है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि भारत प्रयास ज़रूर कर रहा है। हमने अपने लक्षद्वीप के माध्यम से मालदीव के साथ विवाद किया, अब कच्चा तीबू के माध्यम से हम श्रीलंका में विवाद कर रहे हैं। क्या हिंद महासागर के अपने पड़ोसियों के साथ विवाद विकसित करने के पीछे कोई बड़ी रणनीति है? सर, मैं नहीं समझती कि इस तरीके की कोई रणनीति करी जा रही है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि जो हमारे बॉर्डरिंग नेशंस हैं उनके साथ में सामंजस्य बैठा के रहना हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से जो हिंद महासागर है वहाँ पे एग्रेसिव हो रहा है, और उसकी कई स्ट्रैटेजीज जैसे कि सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कुछ स्किर्मिशेस ज़रूर हुए हैं कंट्रीज़ के बीच में, पर एक तरीके से विवाद नहीं डेवलप किया जा रहा, क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे श्रीलंका है, वहाँ पे हमने काफ़ी सारा एड जो लाइन होती है, क्रेडिट लाइन होती है, वो भी दी है, और हम कंटिन्यूसली एक उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। और कच्चा तीबू विवाद जो आपने मेंशन किया, मैं नहीं समझती कि वो एक गवर्नमेंट की तरफ से विवाद उत्पन्न किया गया है। वह एक रैली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन के ड्यूरिंग रैलीज़ कंडक्ट हो रही हैं, उनमें वह विवाद कुछ उठा है, तो उसको गवर्नमेंट का साइड देना एक सही डायरेक्शन में मैं नहीं मानूंगी। आपको नहीं लगता है कि अनुच्छेद 19 में जिस तरह की वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है और उसकी जो युक्तियुक्त सीमाओं का उल्लेख है कि ऐसे वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग करना है ताकि अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों में तनाव न विकसित हो? जी सर। और उस मर्यादा का मान नहीं रखा गया? इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि जो सिचुएशन हुई है उनको मैंने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, तो मैं नहीं मानती कि एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस तरीके से वहाँ कुछ उल्लंघन हुआ है। चलिए ठीक है अनुश्री, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।
आइए बैठिए अनुश्री। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं पूछना चाहिए। आपने ये मेंशन नहीं किया है कि श्री पंकज वार्ष्णेय आपके पिता हैं या पति हैं? पिताजी हैं। हाँ, तो काटना था। ओके सर, मिस्टेक से रह गया। ठीक है, तो इंटरव्यू देने का अवसर पहले भी मिला है? सर MBBS में फर्स्ट टाइम है। ये पहला अनुभव है। ठीक है, तो दो चार बातें शुरू में ध्यान रखनी जरूरी है। जो अनुभव से गुजर चुके हैं उनको ये बातें बतानी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन ये बतानी ज़रूरी होती है कि जब आप अपना परिचय दें तो जैसे आपने शायद ये कैलकुलेटेड तरीके से अपने परिचय में कहा कि मैं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हूँ, और फिर मैंने एक्सप्लेनेशन भी मांगा कि 17 के बाद क्या कर रही हैं, तो आपने यही कहा, रिपीट किया, तो वो ठीक है। लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने के साथ जब ये पूछा जाए कि आपने हायर स्टडीज़ की तरफ कोशिश क्यों नहीं की, तो उसमें आपको ये सिद्ध करना होगा, मतलब थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना होगा कि प्रशासनिक पेशे के प्रति आपकी उत्कंठा इतनी है कि जो न्यूनतम पात्रता है उसी के आधार पर इसमें जाना चाह रही हूँ, और थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए फिर जस्टिफाई करना है बाद के आंसर से। जैसे बाद के आंसर में भोपाल की आप रहने वाली हैं, तो भोपाल के प्रति आपका परिचय प्रभावशाली दिखना चाहिए। अगर आप प्रशासिका बनना चाहती हैं तो आपका स्वाभाविक तौर पर ध्यान जाना चाहिए कि भाई मेरी जैसी और भी महिलाएं मध्य प्रदेश के समाज में ऐतिहासिक तौर पर या वर्तमान में जो कि बहुत सशक्त प्रशासिका रही हैं, उनका नाम मध्य प्रदेश में एक महिला स्पीकर भी तो रही है ना लोकसभा की। हाँ, श्रीमती सुषमा महाजन जी, सुमित्रा महाजन सर, मैं तो ऐसे महिलाओं का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सर। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धि है। 2 ही महिला अभी तक लोकसभा में स्पीकर बनी, उसमें एक मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो वो थोड़ा आपके उदाहरणों में जो अटक रहा था, महिलाओं का नाम रिकॉल नहीं कर पा रही, तो उससे थोड़ा सा आपके एस्पिरेशन और आपके इन्फॉर्मेशन का जो कंसिस्टेंसी था वो सिद्ध नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा उसमें कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। जो अच्छे डोमेन आपको लग रहा है, आपने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, इकोनॉमिक्स में जो भी छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे गए, चाहे वो फैक्चुअल थे या एनालिटिकल थे, उसके आंसर आपने अच्छे दिए। शुरू में भी जो सोच समझ के आपने कहा कि तटरेखा से दूर है वो, और ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है इसका, डेंस फॉरेस्ट एरिया, वो सब बहुत अच्छे वेल थॉट आउट आंसर्स थे। GDP के फैक्चुअल डेटा वगैरह भी आपने जो बताया वो सही था, और तो वो ठीक है। आपसे जो इलेक्शन संबंधित या पॉलिटी से संबंधित जो सवाल पूछे गए, वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर के जो डेटा आपने बताया वो गलत निकला। इलेक्शन एक्सपेंडिचर ओके सर। तो ऐसा चूँकि इलेक्शन का मौसम चल रहा है, इसी में इंटरव्यू चल रहा है, तो ये सब अपेक्षित प्रश्न है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाकर उसका जो FAQ है वो पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि अगर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिसके फैक्चुअल आंसर आपके पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लें कि अभी याद नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ा था अभी ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ। जी सर। लेकिन गलत फैक्ट ना बताएं। जैसे UCC में भी आर्टिकल आपने 40 बताया। जी सर। 40 में ही है ना? 44। हाँ, तो वो कभी कभी थोड़ा सा समय लेके सोच भी सकती हैं अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है। UCC से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि UCC को लेकर आम भ्रांतियाँ क्या हैं या मिसकंसेप्शंस क्या हैं, तो आपने उसके प्रोविजंस बताने शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन का नेचर एग्जैक्टली पकड़ना है कि मेरे से ये पूछा गया तो यही बोलूँगी, मिसकंसेप्शन पूछा है तो मिसकंसेप्शन बताने हैं, प्रोविजंस नहीं बताने। ओके सर। ठीक है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में ना, आशंकाएं हैं, लोग इसलिए, जैसे बहुत सारे लोग शुरू में प्रदर्शन जो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अब वो विरोध का दायरा ख़त्म हो गया लगभग। तो उन दिनों वो उनके दिमाग में आशंकाएं थी, मिस इन्फॉर्मेशन था, अब वो डाइल्यूट हो गया मिस इन्फॉर्मेशन, तो रेसिस्टेंस ख़त्म हो गया। ये सब इसलिए पूछा जाता है कि कल को जब आप प्रशासिका बनेंगी तो जनता छोटे छोटे मसलों पर कई बार उत्तेजित हो जाती है, और मान लीजिए आपके पास कोई प्रशासकीय बल है तो लाठीचार्ज द्वारा सबका समाधान नहीं किया जाता है।
कभी कभी समय पर छोड़ दिया जाता है कि समय के साथ समाधान निकल आएगा। इसको पॉलिटिकल साइंस में एक खास आइडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फेबिनिज्म। सर फेबियनिज्म। फेबियन नाइस। अच्छा, तो फेबिनिस्ट यही मानते हैं कि हर प्रॉब्लम के में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो स्टेट इंटरवेंशन हमेशा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सोसाइटी को छोड़ देना चाहिए, अपने आप वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बहरहाल तो ऐसे अदरवाइज़ आपका बहुत सारे व्यक्तित्व तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंट्री आपकी अच्छी है, विनम्रतापूर्वक आपने अनुमति ली, अंदर आने के बाद थोड़ी सी आप झिझक गई थी, आप वहीं खड़ी हो गई थी, ऐसा वहाँ मत करिएगा। आपने अनुमति ले ली अंदर प्रवेश करने की, इसका मतलब है कि दरवाजे खाली अंदर नहीं आना है, कुर्सी तक आना है। हाँ, कुर्सी तक आने के बाद आप थोड़ा सा वहाँ पर रुक सकती हैं कि कोई अगर आपको वेव करे, कोई इशारा करे कि ठीक है बैठ जाइए, या बोल दे कि ठीक है बैठ जाइए, तब आप आसन ग्रहण करिए और धन्यवाद करिए। आपने पता नहीं शायद वो दिमाग में रखा था कि मेरे को रिक्वेस्ट करना है अंदर आने के लिए, थैंक्स कहना है, तो आपने वही खड़े होकर पहले थैंक्स कहा, फिर कुछ झिझक के बाद आप आगे बढ़े, तो वो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल तो ये एटिकेट संबंधित या शिष्टाचार संबंधित बातें हो गई। बैठने की भंगिमा आपकी ठीक है, ड्रेस सेंस ठीक है, बातचीत की शैली आपकी अच्छी है, नॉलेज जो आपका कोर एरिया है उसमें ठीक है, जो नॉन कोर एरिया है जैसा कि मैंने बताया उसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। चूँकि 18 ही अप्रैल को है, 5 ही दिन वक्त है, तो एकदम से जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जैसे इलेक्शन का मौसम है तो इलेक्शन वाला FAQ देख लीजिएगा। और चूँकि आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट वगैरह भी पेश किया जाता है, तो इकोनॉमिक्स से प्रेरित होकर अगर जेंडर बजट पूछा और वहाँ से इंड्यूस होकर कुछ वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो वो कुछ अपने जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, आपने कमला देवी का नाम तो लिया ही, अहिल्याबाई हैं, दुर्गावती हैं, अवंतीबाई हैं, लक्ष्मीबाई हैं, तमाम नाम है हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ में, और पीछे जाएंगे तो और भी एंशिएंट पीरियड में और भी नाम मिल जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा एक बार टिप्स पे रख लीजिए कहीं, ताकि जब आप बोलना शुरू करें तो सामने वाला कहे को लगे कि चलो ठीक है यार दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, और क्या ये अंगूठी वगैरह सारा पहन के जाने का, रिमूव करके नहीं, कुछ भी नहीं पहन के जाना। हाँ, वो सब वहाँ वैसे भी मना कर देते हैं। भोपाल के महल को लेकर आपकी सूचनाएं गलत क्यों हैं, वो आप खुद ही थोड़ा सा आप एक तरफ से कह रही हैं कि पब्लिक के लिए खुला नहीं है, फिर कहती हैं कि वहाँ एग्जीबिशन भी लगता है। सर सर्टेन का जो उनका जो ग्राउंड का सेक्शन है बाहर, उसके 1-2 ही रूम्स में जो एग्जीबिशन लगती है वो वहाँ पे। हाँ, तो ये बात एक ही साथ का है ना कि